हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे गति या मोशन के बारे में। कल हमने इसके बेसिक्स पढ़ लिए थे और आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो बेल आइकन आएगा लाल बटन के बगल में उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित करके व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको आपके घर का पता बताना है, किसी को भी, कोई अननोन पर्सन है जो आपके घर आना चाहता है और उसको आपको आपके घर का पता बताना है। तो आप क्या करेंगे, आपके घर के आसपास जो फेमस चीज़ है आप उसको बताते हैं कि उस फेमस चीज़ से 2 गली छोड़कर तीसरी गली में चौथा मकान। इस तरीके से आप उसको अपने घर का पता बताते हैं। तो इसी तरीके से हम किसी वस्तु की दूरी को कागज़ पर बताते हैं और उस बिंदु जिससे हम उस वस्तु की दूरी को बताते हैं उसको निर्देश बिंदु बोला जाता है। समझ में आ गया होगा। आइए हम इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए एक गांव के स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को किससे कंपेयर किया है? रेलवे स्टेशन से। तो रेलवे स्टेशन हमारे लिए क्या हो गया? निर्देश बिंदु हो गया। इसी तरीके से आप अपने घर का रास्ता बताते हैं कि भाई हमारा घर जो है रेलवे स्टेशन से 2 गली दूर है या इस जगह से इतनी दूर पर है, 4 गली छोड़कर है। तो इस तरीके से वो आपका क्या हो जाता है? निर्देश बिंदु हो सकता है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित कर लिया। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन एक निर्देश बिंदु का कार्य करता है। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं को अपने सुविधा अनुसार बना सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है और उसी निर्देश बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि इस तरीके से जो आपकी एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं और ये जो बीच वाला पॉइंट होता है इसको निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहा जाता है। मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है तो आप क्या बताएंगे कि एक्स में कितनी दूर है और वाई में कितनी दूर है। तो इस वस्तु की स्थिति आपको आसानी से पता चल जाएगी। मान लीजिए कि ये हमने 1-1 सेंटीमीटर लिया है तो मान लिया कि x में ये 3 सेंटीमीटर दूर है और y में मान लीजिए 2 सेंटीमीटर दूर है। तो इस वस्तु की जो स्थिति होगी वो x से 3 सेंटीमीटर दूर होगी और y से 2 सेंटीमीटर दूर होगी। तो इस तरीके से आप इसकी स्थिति को आसानी से बता सकते हैं। सरल रेखीय गति क्या होती है? यानी जब वस्तु किसी सीधी रेखा में चलती है तो उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। सबसे साधारण प्रकार की गति है ये सरल रेखीय गति, यानी सीधी रेखा में चलना। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा कि हम इसे कैसे बता सकते हैं। वस्तु अपनी गति बिंदु O से शुरू करती है। अब आप नीचे देखिए ज़रा ध्यान से कि ये जो वस्तु है ये अपनी गति O से चलना शुरू कर रही है और मान लीजिए कि कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है और O से चलना शुरू करती है। O को हम क्या मानेंगे? निर्देश बिंदु मानेंगे, क्योंकि हम सारी दूरियों को कहाँ से नाप रहे हैं? O से नाप रहे हैं, जिसे निर्देश बिंदु मान सकते हैं। माना कि अलग अलग क्षणों में, क्षणों यानी समय, अलग अलग टाइम पर A, B, C वस्तु की अलग अलग स्थितियाँ हैं। यानी वो O से चलना शुरू करती है तो पहले वो C पे पहुँचती है, C उसकी एक स्थिति है, फिर वो B पे पहुँचती है, B उसकी एक स्थिति है और फिर वो A पे पहुँचती है, A उसकी एक स्थिति है, यानी जगह है जहां वो पहुंच रही है। पहले ये सी, बी और ए से ए पर पहुंचती है। इसके पश्चात यह उसी रास्ते पर लौटती हुई बी से गुजरते हुए सी तक पहुंचती है। इसके बाद ये यहीं से वापस आती है और बी से गुजरते हुए सी तक वापस पहुंचती है। अब वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? अच्छा, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि दूरी होती क्या है। तो दूरी होती क्या है उसके लिए आप या तो अभी अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप लिख सकते हैं। दूरी क्या है? वस्तु द्वारा तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को दूरी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। वस्तु द्वारा तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो अब वस्तु ने कितना रास्ता तय किया है सी तक, O से C तक आने के लिए? तो देखिए वो O से चलते हुए A तक आई और फिर वापस A से B पे आई और B से C पे आई। तो O से A तक की दूरी है 60 किलोमीटर। वापस वो B पर गई और उसके बाद वापस वो C पर आई। तो यहाँ देखिए 60 के बाद 65, 70, 75, 80, 85, 90 और 95, यानी 95 किलोमीटर
की दूरी उसने तय की है C तक आने के लिए O से चलकर, तो ये उसकी कुल दूरी होगी, जैसा कि हम समझ चुके हैं। यह वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, यानी हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, हमें सिर्फ उसकी अंकीय मान यानी वैल्यू चाहिए होती है। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें केवल अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, दो तरह की राशियां होती हैं, आपने गणित में भी पढ़ा होगा, एक चर राशि होती है और एक अचर राशि होती है। तो कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें इनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसी तरीके से फिजिक्स में या साइंस में भी दो तरह की राशियां होती हैं, एक होती है सदिश राशि और एक होती है निर्दिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? जिस राशि में, जिस वैल्यू में वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा भी होती है, उसको सदिश राशि बोला जाता है, और जिसमें नहीं होती उसे अदिश राशि बोलते हैं। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान परिमाण होता है, उसकी वैल्यू होती है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक बिंदु O और उसकी अंतिम स्थिति C तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यह दूरी आपको A से गुजरते हुए O से C तक पहुंचने का विस्थापन के अंकीय मान देगी। अच्छा, O से C तक की दूरी आप निकालिए। O से C तक की दूरी कितनी है? देखिए जरा, O से C तक की दूरी, O से C तक की दूरी है 25 किलोमीटर। तो ये जो 25 किलोमीटर है ये क्या है? जबकि O से C तक की दूरी 95 किलोमीटर भी है। तो ये जो O से C तक, देखिए उसने शुरू कहाँ से किया था? O से। ख़त्म कहाँ किया? C पर। तो ये हो गया आपका प्रारंभिक बिंदु और ये हो गया आपका अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये एक और नई टर्म है, ध्यान से समझिए। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। आप यहाँ से गए यहाँ पे ऐसे, या आप ऐसे ऐसे करके गए, या आप सीधे गए, इनमें से विस्थापन कौन सा होगा? उसने बोला न्यूनतम दूरी, तो ये सीधी वाली जो है न्यूनतम दूरी होगी, और इसलिए यही आपका क्या होगा? विस्थापन होगा। क्या विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? ये भी हो सकता है। अगर कोई वस्तु, अगर यही उदाहरण हम समझें, तो यदि वो O से C तक ही जाता है तो उसका विस्थापन भी 25 होगा और उसके द्वारा तय की गई दूरी भी 25 होगी। विस्थापन शून्य कैसे हो सकता है? यदि देखिए वो O से चलना शुरू किया, उसने C पे गया, B पे गया, A पे गया, फिर वापस A से B पे आया, C पे आया, और अगर वापस वो उसी बिंदु पर आ गया जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी शून्य है, और इसलिए जो विस्थापन है वह भी शून्य हो जाता है। विस्थापन का परिमाण 60 किलोमीटर। O से A तक तथा पुनः B तक गति के दौरान तय की गई दूरी 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर 85 किलोमीटर। देखिए इसके आगे का जो भी आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर वो आप इस रेखा को देखकर समझने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं चीज़ें, और इस जो ये आपका पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि वो O से B तक आता है तो कितनी दूरी तय करेगा, O से A पे जाता है फिर C पे आता है तो कितनी दूरी तय करेगा, यही सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो यदि आप इसको ढंग से समझ लेंगे, ढंग से पढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों को आप कोरिलेट करिएगा, एक दूसरे से संबंध स्थापित करिएगा इनको। विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, मैंने आपको अभी समझा दिया। यदि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक जैसे ही होंगे, एक ही जगह पर स्थित होंगे, तो विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है। और यदि आप O से A तक जाते हैं और A से वापस O पे आते हैं तो कुल दूरी आपकी शून्य नहीं होगी, और वो कभी नहीं होती है। दूरी आपकी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, बट विस्थापन आपका ज़ीरो हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो। आपको अगर इस पैराग्राफ में कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और बहुत सारे वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट मैंने कल का वीडियो जो डाला है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उस वीडियो को भी चेक करिए आप। और इस चैप्टर को स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करिए और उनसे भी कहिए कि उन्हें अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, और उनको चैनल सब्सक्राइब करने को बोलिए। मैं मिलूँगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।